चलिए दोस्तों, हम लोग जनजातीय नाट्य को कंप्लीट करते हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट नाट्य है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डील करेंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट नाट्य है जैसे माओ पाटा हो गया या भतरा नाट हो गया, दहीकांगो हो गया, खंबा सांग हो गया, यही सब चीज़ों को पूछा जाता है। तो इसके बारे में जनजातीय नाट्य मतलब क्या होता है, ड्रामा। तो इन लोग क्या करते हैं, अपने मनोरंजन के लिए ड्रामा करते हैं। ठीक है, विशेष विशेष अर्थ में करते हैं, विशेष विशेष उपलक्ष्य में करते हैं, विशेष अर्थों में जैसे कभी शिकार पे कर दिया, शिकार को दर्शाने के लिए, तो कभी क्या करेगा कृष्ण जन्माष्टमी पे कर दिया। तो इस टाइप का जो नाट्य करते हैं, ड्रामा करते हैं, हम लोग उसी चीज़ को यहाँ पे देखने वाले हैं और उसी चीज़ पे हम लोग स्टडी करके आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को डील करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप यहाँ पे खुद देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ किस बारे में, माओ पाटा के बारे में, तो माओ पाटा से क्वेश्चन आता ही आता है। तो माओ पाटा है क्या, माओ पाटा, ठीक है, तो माओ पाटा एक नाट्य है। तो इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे माओ पाटा ड्रामा के बारे में कि माओ पाटा में क्या चीज़ का अभिनय होता है। ठीक है, इसका आशा ये होता है, इसका मतलब क्या होता है, जब गोंडी भाषा में अगर देखेंगे तो माओ का अर्थ होता है गौर। ठीक, देखो अलग अलग भाषा में इसको तोड़ेंगे, है ना। अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जब अपन देखते हैं किसमें, गोंडी भाषा में देखते हैं, तो गोंडी में माओ का अर्थ होता है माओ पाटा। तो माओ का अर्थ क्या होता है, गौर, जिसे आप बायसन बोलते हो। ठीक है, ये हो गया माओ का अर्थ। जब बात आता है पाटा का अर्थ, पाटा मतलब क्या समझते हो, तो जैसे मैंने माओ का बताया वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ पाटा का। तो पाटा का अर्थ होता है नृत्य या डांस। तो इन लोग क्या करेंगे, गौर नृत्य जो करेंगे उसी को माओ पाटा कहते हैं इनके भाषा में। अर्थात गौर नृत्य को इन लोग क्या करेंगे, ड्रामा के रूप में दर्शाते हैं कि गौर नृत्य का जो संक्षिप्त रूप है उसको ड्रामा के रूप में इन लोग दिखाते हैं। इसको कौन सी जनजाति करती है, तो इसे करती है मुड़िया जनजाति। कौन सी करती है, मुड़िया ट्राइब्स इसको अभिनय करती है। किसको, माओ पाटा नृत्य को, जिसका अर्थ क्या हो रहा है, माओ का मतलब होता है गौर या बायसन, पाटा का मतलब हो रहा है आपका डांस। ठीक है, तो ये प्रश्न ये आएगा क्योंकि हमने पहले ही पढ़ चुका है कि गौर नृत्य पे क्या है, शिकार नृत्य है, पढ़ चुके हैं ना। तो ये किस पे आधारित है, तो यह नृत्य क्या चीज़ पे, शिकार के अभिनय पर आधारित नाट्य है ये। ठीक है, तो याद रखना, अगर आपसे पूछ दे कि माओ पाटा किस पे आधारित है, तो शिकार पर आधारित नाट्य है ना। गौर नृत्य में क्या करते हैं, शिकार करते हैं ना। तो ये शिकार पर आधारित नाट्य है, एक अभिनय है जिसमें शिकार करते हुए वो देखते हैं और गौर का शिकार करते हुए लोगों का मंचन करते हैं। इसमें क्या होता है, जंगली भैंसे या सांभर के शिकार का मंचन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देख लेना आप इस बात को कि इसमें जंगली भैंसे या सांभर का शिकार का इसमें क्या होगा, मंचन होगा। इस बात को आप याद रखना। तो मूलतः क्या है, ये बल देता है शिकार पर। ठीक है, ये जो माओ पाटा के बारे में आप देख रहे हो किस पे बल देता है, शिकार पर। एक बात और याद रखना, इससे ये क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन से वाद्य यंत्र की प्रयोग किया जाता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 7-8 वाद्य यंत्र, जिसमें 2 वाद्य यंत्र बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं इस ड्रामा को करते करते। एक टिमकी और दूसरा जो होता है कोटो अड़ाका। तो कोटो अड़ाका और टिमकी ये दोनों को पूछा जाएगा। टिमकी वाद्य यंत्र और कोटो अड़ाका, तो ये 2 वाद्य यंत्र हैं। इन दोनों वाद्य यंत्र का इसमें क्या होता है, माओ पाटा में प्रयोग होता है। तो ये अभिनय बिल्कुल पूछा जाता है एग्ज़ाम में। CGPSC, CG व्यापम हर बार इसको पूछा है, शुरू से पूछ रहा है और ये आता ही है। इन द सेम वे अब हम क्या करेंगे, एक और ड्रामा के बारे में देखेंगे जिसे आप लोग किस नाम से जानते हो, तो भतरा नाट। ठीक है, भतरा नाट बोलूँ या भतरा नाट्य बोलूँ, जो भी बोलूँ अर्थ एक ही है, इसका कोई और दूसरा अर्थ नहीं निकलता। तो इस बात को समझेंगे। सबसे पहले नाम से ही समझ रहा है क्या आ रहा है, भतरा, मतलब इसको कौन सी जनजाति करती है, ये समझ में आ गया हमको कि इसको भतरा ट्राइब्स जो हैं, भतरा जनजाति, ये भतरा ट्राइब्स के द्वारा इसको की जाती है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किस एरिया में, तो याद रखना बस्तर शुरू से हमारा संस्कृति का केंद्र है, बस्तर क्षेत्र में भतरा नाट होता है।
याद रखेंगे इसमें हारमोनियम, नगाड़ा, मंजीरा, मोहरी, मृदंग का विशेष महत्व है। ये क्या है? सामाजिक एक प्रकार का मनोरंजन का साधन है। इसमें क्या करते हैं, जितने भी कलाकार होते हैं, याद रखना स्त्रियां भाग नहीं लेती हैं। इसमें केवल और केवल पुरुष सदस्य होते हैं। सबसे बड़े इम्पॉर्टेंट है, इसमें केवल कलाकार कौन होते हैं? इसमें कलाकार पुरुष होते हैं। कलाकार केवल पुरुष होते हैं, स्त्रियां इसमें भाग नहीं लेती। ये जो नाट्य मंडली होता है, इसमें कितने कितने कलाकार होते हैं? तो न्यूनतम इसमें 20 से 40 लोगों का एक बड़ा सा समूह बनता है, ग्रुपिंग होता है, और इसी समूह के माध्यम से ही इसको क्या है, मंचन किया जाता है। तो न्यूनतम कम से कम 20 लोग होते हैं, तब जाके भतरा नाट्य करते बनता है। इसमें याद रखना जो कलाकार है, तो कलाकारों को क्या कहा जाता है? नाटकुरिया नाम से संबोधित किया जाता है। ये जो कलाकार होते हैं उनको, कलाकारों को क्या, आर्टिस्ट को क्या कहा जाते हैं? तो नाटकुरिया। नाटकुरिया कहा जाता है किसको? तो ये कलाकारों को कहा जाता है। जो कलाकार हैं उनको नाटकुरिया के नाम से संबोधित किया जाता है। एक बात और याद रखेंगे, ये किस पे आधारित होता है? ये दो चीज़ों पे आधारित होता है। एक तो आपका जैसे कोई पौराणिक जैसे घटना घटा हुआ है, मान लो जो पौराण में चलते आ रहा है, तो पौराणिक घटनाओं पे या कोई विशेष तथ्य घटना घटी है जिसमें कोई कहानी छुपा हो, किसमें कोई प्रेरणा या इंस्पिरेशन छुपा हो, तो ये ऐसे प्रसंग पे आधारित होता है जो कि पौराणिक हो, जो पुराणों में छपा हुआ हो, पुराणों में बात की गई हो, और दूसरा कोई विशेष घटना पे आधारित हो। तो ये दो चीज़ों पर क्या है, इसका आधार माना जाता है। ठीक है, तो एक तो आपका पौराणिक हो, दूसरा विशेष घटनाओं पे क्या हो, ये आधारित हो, तब जाकर के इसका मंचन इसमें किया जाता है, नाटक दिखाया जाता है। एक बात याद रखना कि भतरा जनजाति के द्वारा की जा रही है, तो इसकी भाषा शैली क्या होगी? तो इसकी भाषा होगी भतरी। क्यों? क्योंकि भतरा जनजाति ही इसको अपने भाषा में करेगा। उड़िया अगर करेगा तो उड़िया में करेगा, तेलुगु करेगा तो अपने तेलुगु भाषा में करेगा, कन्नड़ के लोग कन्नड़ में करेंगे, केरल के लोग अपने मलयालम में करेंगे, वैसे ही भतरा अपनी भतरी में कर रहा है। चूँकि भतरा जनजाति उड़िया से आया है, इसीलिए उड़िया का भी इसमें प्रभाव दिखता है। इसीलिए भतरा नाट्य को क्या कहा जाता है? उड़िया नाट्य कहा जाता है। याद रखेंगे, इसे क्या कहा जाता है? इसे उड़िया नाट्य कहा जाता है। उड़िया नाट्य क्यों? क्योंकि उड़ीसा का प्रभाव इसमें है, तो उड़िया नाट्य कहते हैं। इस बात को आप इसे मत भूलिए। अच्छा, अगली बात आपको और मैं बता रहा हूँ, ये जो चीज़ है बस्तर का आदिवासी थिएटर कहलाता है, और इसका जो कथानक होता है मेनली किस चीज़ को, युद्ध प्रधान होता है। ठीक है, तो ये किस पे आधारित होता है? याद रखेंगे, ये युद्ध प्रधान होता है। क्या होता है? युद्ध प्रधान। भतरा नाट्य युद्ध प्रधान होता है। और दूसरा, इसे क्या बोलते हैं? थिएटर के नाम से जाना जाता है, आदिवासी थिएटर बोलते हैं। बस्तर का आदिवासी थिएटर किसे कहा जाता है? तो भतरा नाट्य को। तो बस्तर का क्या है? ये आदिवासी थिएटर है। ठीक है, बस्तर का आदिवासी थिएटर। अगर आपसे कोई पूछे तो इन सारे तथ्यों को आप बताएंगे। इसमें स्त्री भाग नहीं लेती है, और जो 40 लोगों का जो टीम होता है, 20 से 40 लोगों का, उसका मेन मुखिया को क्या कहते हैं? तो नाट्य गुरु कहते हैं इसके मुखिया को। कलाकारों को नाटकुरिया, और जो मुखिया होता है उसको नाट्य गुरु। तो जो मुखिया होता है कलाकारों में मुखिया, उसे नाट्य गुरु कहते हैं। तो इस तरीके से मैंने भतरा नाट्य के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखा, और इसमें हमने किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हमने नहीं किए हैं। नाट्य गुरु ही क्या के समक्ष ही क्या है, नाट्य का प्रथम प्रदर्शन किया जाता है। यही बताता है कि नाट्य में क्या क्या चेंजेस करना है, क्या क्या सुधार करना है। एक प्रकार का वो कोरियोग्राफर की तरह काम करता है, पूरे वस्त्रों का डिज़ाइन और एक्टिंग विक्टिंग और क्या चीज़ डालना है, वो सब चीज़ें समीक्षा करके वो फाइनल करता है। और ये मेनली क्या होता है, एक लाइन में अगर मैं भतरा नाट्य को अगर कहूँ, भतरा नाट्य को, तो ये भतरा ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है बस्तर में, और केवल इसमें जो
कलाकार होते हैं वो पुरुष होते हैं, महिलाएं भाग नहीं लेती। 20 से 40 लोगों का एक समूह होता है और न्यूनतम 20 और अधिकतम 40 लोग इसमें नाचते हैं, गाते हैं, नाट करते हैं, अभिनय करते हैं और ड्रामेबाजी करके अपने आप का मनोरंजन करते हैं। जो कलाकार होते हैं उनको नाटकुरिया कहा जाता है और उन्हीं कलाकारों का जो चीफ मेंटर होता है उसे क्या कहा जाता है, मुखिया को नाट गुरु कहा जाता है। इसका आधार क्या है, तो ये पौराणिक घटनाओं पे आधारित है और विशेष जो घटना है उस पे भी ये आधारित होता है, लेकिन मुख्यतः यह युद्ध प्रधान होता है। इसका आधार आप जान लेंगे। चूँकि भतरा जनजाति भतरा नाट्य करती है इसीलिए इसकी भाषा क्या होगी, भतरी होगी। और उड़िया नाट्य भी इसे कहते हैं चूँकि उड़िया का भी प्रभाव इसमें देखने को मिलता है, इसीलिए ये उड़िया नाट्य कहलाता है। ये युद्ध प्रधान होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी बात ये है भतरा नाट्य का कि ये बस्तर का आदिवासी थिएटर कहलाता है। कौन सा, भतरा नाट्य को बस्तर का आदिवासी थिएटर कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप दिमाग में रखेंगे। ओके, अब मैं आपको लेके जाने वाला हूँ किस पे, तो दही कांगो पे। अब आप बोलोगे सर दही कांगो आप तो बताए थे आप, तो ठीक है भैया आप लोग बताओ फिर, सोचो। दही कांगो में जनरली आपको समझना क्या है कि जो दही कांगो होगा ये भी एक नाटक का अभिनय होगा, एक ट्राइबल ड्रामा है। इसमें क्या होगा, एक बात याद रखना, हिंदू संस्कृति का प्रभाव होता है। ये कब होता है, तो ये कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर होता है। कृष्ण जन्माष्टमी के समय होता है, जिसे आप लोग आठे कन्हैया के नाम से भी जानते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इसको क्या किया जाता है, अभिनय करके मंचन किया जाता है दही कांगो को। दूसरी बात आप याद रखेंगे, इसमें कर्मा नृत्य का और रास का सम्मिलित रूप देखने को मिलता है। तो कर्मा और रास का सम्मिलित रूप इसमें मिलता है और कर्मा प्लस रास। और अब इसे सभी जनजाति करना चालू कर देती है। दही कांगो को अभी बस्तर क्षेत्र में जनरली हर जनजाति में अब देखने को ये मिल जा रहा है, क्योंकि ये एक अभिनय का चीज़ है। जो मनोरंजन का चीज़ होता है वो लगभग हर जनजाति अपने आप में कर लेती है। अब हमको देखना है एक ड्रामा के बारे में जिसे खंबा स्वांग या खम्ब स्वांग कहते हैं। वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है और इसीलिए इसे एक देखना ज़रूरी है। एक खम्ब स्वांग, स्वांग रचना मतलब एक प्रकार का क्या है, दिखावा करना, आडंबर करना और ड्रामेबाजी करना, वही स्वांग कहलाता है। इसी को ही आप खंबा स्वांग भी कहते हैं। खंबा स्वांग, इसे आप खंबा स्वांग बोलो या खम्ब स्वांग बोलो, मतलब एक है। तो इसमें हम लोगों को कुछ सबसे पहले खंबा स्वांग कौन सी जनजाति करता है ये जान लीजिए, और ये जान लीजिए कि इसमें क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि इसे कोरकू जनजाति करती है। कौन? कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति के द्वारा अभिनय करने वाला एक ड्रामा है। इन लोग क्या करते हैं देखिए, कंवार नवरात्रि से इसको चालू करेंगे और देव प्रबोधनी एकादशी तक, मतलब कंवार नवरात्रि से पूरा एकादशी तक, देव प्रबोधनी के एकादशी तक इसको मंचन करते हैं। खंबा ये लोग गाड़ देते हैं और खंबा के आसपास में इन लोग हंसी मजाक करते हैं, प्रहसन करते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं। तो खंब के आसपास ही करेंगे इन लोग प्रहसन, खंब के आसपास क्या करेंगे, प्रहसन करेंगे, मतलब हंसी मजाक करेंगे, ठिठोलेबाजी करेंगे। ठीक है, और इसका एक बात और याद रखना है कि इसमें क्या होता है, इसमें आपको 3-4 चीज़ें देखने को मिलेगा। कोरकू लोग इन लोग जो इसमें मंचन करेंगे ना, उसको 3-4 मतलब कहना चाहिए पारंपरिक स्वांगों से मिला करके इसमें मंचन करते हैं। एक झेरी, दूसरी पारडी और तीसरा खंबा स्वांग। अर्थात ये तीनों में आपको ड्रामेबाजी देखने को मिलेगा। तीनों में विशिष्ट प्रकार के कहना चाहिए अच्छे अच्छे कपड़े इन लोग पहनेंगे, एकदम चमकीले, भड़क भड़क के चमकीले, तड़क भड़क कपड़े पहनेंगे और तीनों में ही आपको ये ड्रामेबाजी देखने को मिलेगा, झेरी में और पारडी में और खंब स्वांग। ये तीनों क्या है, एक प्रकार का कहना चाहिए कि पारंपरिक स्वांग मनाने वाली ड्रामेबाजी एक ड्रामा है। और ये कंवार नवरात्रि से कब चलता है, कहाँ से कहाँ तक? कंवार के उसमें, चैत्र मत बोलना, कंवार नवरात्रि से देव प्रबोधनी,
कंवार नवरात्रि से देव प्रबोधिनी में, देव प्रबोधिनी का मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग? आप लोग बस इतना जान लो कि एकादशी के समय तक, ठीक है, ज़्यादा नहीं, कंवार से एकादशी, ठीक है। एग्ज़ाम में ऐसे देव प्रबोधिनी शब्द का प्रयोग हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको जोड़ दिया है। तो कंवार नवरात्रि से एकादशी तक, है ना, ज़्यादा कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ तक ये चीज़ ये चलता है, एक ड्यूरेशन को डिसाइड करता है। याद रखेंगे जितने भी कोरकू होते हैं गांव में आते हैं और गांव के बीच में मेघनाथ खंभ को स्थापित करते हैं, इसीलिए इसको खंभा स्वांग भी कहा गया है ना। तो इसको करना क्या रहता है, इसमें प्रत्येक कोरकू लोग करते हैं इसको, ठीक है। तो प्रत्येक जो कोरकू जनजाति है उन लोग क्या करते हैं, गांव में मेघनाथ स्तंभ लगाते हैं, मेघनाथ स्तंभ लगाते हैं, ठीक है। और उसी में मंचन अपना करना, ड्रामेबाजी करना, ये सब चीज़ें करना। जहाँ मेघनाथ खंभ नहीं होता है ना, वहाँ अस्थायी रूप से इन लोग क्या करते हैं, छोटा सा गंडा को गाड़ देते हैं, क्योंकि हर जगह तो बड़ा बड़ा मेघनाथ स्तंभ नहीं डाल सकते। लेकिन जहाँ पे नहीं रहता वहाँ पे छोटा सा खंभा उन लोग डाल के अपना गुलाल बंधन उंदन लगा के पूजा कर लेते हैं। और याद रखेंगे इस लोकनाट्य में मेघनाथ या मेघनाथ खंभ स्थापित करना अनिवार्य है। भले ही बड़ा खंभ नहीं डालेगा तो छोटा खंभ जरूर डालेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में रख लो। जय हिंद, वंदे मातरम, रिवीजन करो, अच्छे से पढ़ो।